हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। गाइज, सबसे पहले हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की थी उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और गाइज, मानव रोग में अब तक हम 130 क्वेश्चन कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। और गाइज, आज मानव रोग चैप्टर की ये अंतिम क्लास होने वाली है। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा भैया विटामिनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि विटामिन बेटा आपके चैप्टर का नया नाम होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 131। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, कंजक्टिवाइटिस और वूफिंग कफ। बताइए इन चारों बीमारियों में समानता क्या है? क्या समानता है बेटा? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये सभी असंक्रामक रोग है, यानी कि ये सभी फैलने वाली बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ये सभी उपचार को प्रतिक्रिया नहीं करते। क्या ये उपचार को प्रतिक्रिया नहीं करते? ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ये सभी संक्रामक रोग है। क्या ये सभी फैलने वाली बीमारी है? और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी के लिए कोई निवारक उपाय उपलब्ध नहीं है। क्या इन सभी के लिए कोई निवारक नहीं है? क्या इन सभी का कोई इलाज नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 4/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले मैं आपको बीमारियों के बारे में बता देता हूं। देखिए बेटा, कॉमन कोल्ड जो होता है इसे कहा जाता है साधारण जुखाम, कॉमन कोल्ड। और यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली है? वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरी होती है रिंगवॉर्म। इसे बेटा आप आम भाषा में दाद कहते हो, रिंगवॉर्म को। और ये बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। किससे? कवक से। तीसरी होती है कंजक्टिवाइटिस को सामान्य भाषा में आप कह सकते हो आंखों का आना। हमारी आंख आती है ना, आंखों का आना। बचपन में सभी को ही आंख आती है, तो आंखों का आना यही वो बीमारी है बेटा। अभी किस किस के कारण आ सकती है? तो कोई वायरस के कारण आ सकती है, वायरस के कारण आ सकती है, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आ सकती है, और बात करें तो धूल व मिट्टी के कणों से आ सकती है, और भी किसी शैम्पू या साबुन के इन्फेक्शन से भी आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है वूफिंग कफ, यानी कि काली खांसी। इसमें जो रोगी होता है बेटा वो उसको लगातार तेज खांसी आती रहती है। अब इन चारों बीमारियों में समानता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए, यानी कि इनमें क्या समानता है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये सभी असंक्रामक रोग है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये सभी उपचार को प्रतिक्रिया नहीं करते। तीसरा है ये सभी संक्रामक रोग है। और चौथा है ये सभी के लिए कोई निवारक उपाय उपलब्ध नहीं है। बताइए क्या दिमाग में आ रहा है? और ये क्वेश्चन बेटा 2016 में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। गाइज, ये सभी फैलने वाली बीमारी है, मैं आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाला रोग। संक्रामक रोग यानी कि जो रोग फैलता है वो। असंक्रामक रोग का मतलब होता है जो बीमारी फैलती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी संक्रामक रोग है बेटा। कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम एक वायरस से होने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। रिंगवॉर्म दाद स्किन के कांटेक्ट में आने से ही ये बीमारी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस आंखों का आना बेटा एक दूसरे से आ सकती है। अपन कहते थे ना बचपन में किसकी आंखों में मत देखना तो तेरे को आंख आ जाएगी। वूफिंग कफ काली खांसी ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये किससे होती है बेटा? ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मैं आपको बता दूं गाइज,
वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां होती है, ये सभी बीमारी संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि ये सभी फैलने वाली बीमारी होती है। तो अगर कोई भी बीमारी जो वायरस से हो रही है या बैक्टीरिया से हो रही है, कवक से हो रही है या फिर प्रोटोजोआ से हो रही है, अगर कोई सी भी बीमारी आ जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो भैया ये सभी फैलने वाली बीमारी है, जो वायरस से होती है, जो बैक्टीरिया से होती है, जो कवक से होती है, जो प्रोटोजोआ से होती है, सभी बीमारी फैलने वाली बीमारी है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे। ओके, एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए जो हर रोज देता हूं। अगर आप में से कोई भाई पशु परिचर विभाग की भर्ती की तैयारी कर रहा है, यानी कि पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है और बायोलॉजी पढ़नी है, तो सुबह 7 बजे वाली क्लास में मैं आपको भैया बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ पशु परिचर भर्ती के लिए, तो जाकर देख लेना। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया प्ले लिस्ट का, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना चैनल पर जाकर के, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं बेटा। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। आप भी दोगे तो वो क्वेश्चन आपको भी मिलेगा बेटा आपके एग्जाम में, इसलिए जरूर दीजिए। और इस बैच का टाइम रहता है बेटा हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। मानव रोग वाला चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, कल हम विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में बायोलॉजी का कोई नया चैप्टर लेंगे। इसी तरीके से बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम का अभाव है, इस वजह से हमारी क्लास छोटी होती है। और भैया दूसरी बात देखा जाए तो मेरे पास स्टोरेज की भी कमी रहती है। अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो शूट कर लेता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा की, तो फिर अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट नहीं होती। मोबाइल में इतना स्टोरेज है नहीं है। अब मेरे पास कोई बड़ा डिजिटल काम तो है नहीं है अभी। धीरे धीरे अगर आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा, अगर आप इस तरीके से प्यार देते रहे रेगुलर, अभी तो बहुत कम है वैसे, बहुत ज़्यादा प्यार क्या हो सकता है। आप चैनल पर वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा यार। करो आप, ताकि हमारे पास भी वो डिजिटल उपकरण आए और हम भैया आगे हमारा काम करें। आपके लिए बढ़िया कैमरा लेके आए, बढ़िया डिजिटल बोर्ड लेके आए, बढ़िया माइक लेके आए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर आप स्वयं समझदार हो, कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब भी, पढ़ा तो रहा ही हूँ फ्री में, आगे भी फ्री में ही पढ़ाता रहूँगा। चलो फिर बेटा बातें तो होती रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। गाइज अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। मैंने इस चैप्टर को बेटा 55 क्लासों में कंप्लीट करवाया है, 55 क्लासों में। आप सोच सकते हो अगर किसी चैप्टर को मैं 55 क्लासों में यानी कि 2 महीने में कंप्लीट करवा रहा हूं तो कितना अच्छा कंटेंट होगा। बिल्कुल आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी है एक गैर अनुवांशिक स्थिति है, ऑप्शन नंबर सी है जीवन शैलीगत बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के अनावरण के कारण होने वाली बीमारी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक अनुवांशिक रोग है। सबसे पहले समझते हैं कि अनुवांशिक रोग क्या होता है। अनुवांशिक रोग क्या होता है? जेनेटिक डिसीज। ध्यान से समझना गाइज, ऐसी बीमारी जो आपको बाय बर्थ मिले, ऐसी बीमारी जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसी बीमारी को जेनेटिक डिसीज कहा जाता है, अनुवांशिक रोग कहा जाता है। यह बीमारी हमें हमारे माता पिता से मिलती है। यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी है। जैसे अगर दादाजी में कोई अनुवांशिक रोग है तो पापा में आएगा, पापा में से हम में आएगा और हमसे हमारे बच्चों में चला जाएगा। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है कि कैसे हमारे शरीर में आती है बीमारी। तो जब हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के पेट में,
जब हमारे शरीर का विकास हो रहा होता है, जब हमारा शरीर बन रहा होता है माँ के पेट में, उस समय हमारे शरीर की किसी कोशिका के गुणसूत्र व जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर म्यूटेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिले, यानी कि कोशिका में अगर कोई अचानक परिवर्तन आ जाए, तब आपको बेटा ये जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं अनुवांशिक रोग, जिसमें से एक है कलर ब्लाइंडनेस, एक हीमोफीलिया होती है। अभी अगला ही क्वेश्चन मैं आपको हीमोफीलिया के बारे में भी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्लास में। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सभी बीमारी बेटा अनुवांशिक रोग है। आपको जन्म के साथ मिलने वाली बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है। आइए थोड़ी बहुत जानकारी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जान लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। याद रखना बेटा, ये बीमारी लड़कों को ज़्यादा होती है। लगभग लड़कों में 8% देखी गई है और महिलाओं में 0.4% देखी गई है। 0.4% देखी गई है। तो कहने का मतलब महिलाओं में ये बीमारी बेटा ना के बराबर है, यानी कि महिलाओं में ये जो बीमारी है बेटा ये ना के बराबर है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये एलोसोम, जो क्रोमोजोम है, उसमें प्रॉब्लम के कारण होती है। अब आप सभी को पता है एलोसोम क्रोमोजोम क्या है, तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। एलोसोम जो क्रोमोजोम होते हैं बेटा, ये ऐसे गुणसूत्र है जिनके कारण लिंग निर्धारित होता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये इसी गुणसूत्रों पर डिसाइड होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, मानव रोग वाला चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए। ये जो बीमारी है बेटा, ये एक्स क्रोमोजोम में, यानी कि एक्स गुणसूत्र में, एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण होने वाली बीमारी है, होने वाली बीमारी है। अब कौन सी कोशिका के एक्स गुणसूत्र में? तो देखिए, हमारी जो आंख होती है बेटा, उस आंख में दो सेल होती है। एक होती है कोन सेल, यानी कि शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। दूसरी होती है रोड सेल, जिसे आप शलाका कोशिका भी कहते हैं। दो प्रकार की कोशिका होती है, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। शंकु कोशिका जो होती है बेटा, वो कलर पहचानने में सहायक होती है, अलग अलग, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, अलग अलग रंग पहचानने में कौन सहायक होती है? कौन सेल। और जो रोड सेल होती है, जो शलाका कोशिका होती है, ये प्रकाश का ज्ञान करवाती है। ये बेटा प्रकाश का ज्ञान करवाती है, जैसे कि व्हाइट का यानी कि उजाले का, और ब्लैक का यानी कि डार्क का। ब्लैक की स्पेलिंग सही नहीं है, BLAC के। अगर रोड सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो थोड़े से अंधेरे में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर कौन सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बेटा आपको रंगों में अंतर नहीं कर पाओगे आप। यह बीमारी भी कुछ इसी तरीके से है। जो कौन सेल होती है, इसके एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण बेटा ये बीमारी पैदा होती है, जिससे जो रोगी होता है वो क्या होता है? लाल, हरा और नीला, इनमें अंतर नहीं कर पाता बेटा। इस वजह से अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे ना तो इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही इंडियन रेलवे वाले लेते हैं, ना ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो बेटा ऐसे रोगी के लिए भैया प्रॉब्लम है, और इन बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं होता, क्योंकि ये जन्म के साथ आती है, माता पिता से आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको और डिटेल में समझना है इसके बारे में, अगर आपको, इसके लिए इशिहारा टेस्ट और किया जाता है। कौन सा? इशिहारा, इशिहारा टेस्ट। मैं देख लेता हूं एक बार, स्पेलिंग सही है ना इशिहारा की? हाँ, बिल्कुल सही है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भैया? इशिहारा टेस्ट किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं कह रहा हूं कि मानव रोग वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। तो ये है भैया आपकी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी। मुख्य रूप से याद रखना, लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं कर पाता है रोगी। ये एक अनुवांशिक रोग है जो आपको जन्म के साथ मिलता है।
इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। ये आपके ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन की लैंग्वेज जो होती है ना बेटा, वो थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आसान क्वेश्चन देगा तो उसको सभी ही कर देगा, तो उसका फर्ज बनता है अच्छी लैंग्वेज देना। ऑप्शन ए कहता है कि बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानी का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2016 को। पहले मैं आपको दो चीज बताता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना। समझो बेटा अच्छे से। एक होता है एपिडेमिक बीमारी। अब ये एपिडेमिक बीमारी क्या है? तो एक फिक्स जगह पर फैलने वाली, एक फिक्स जगह पर फैलने वाली बीमारी, जो बीमारी होती है ना, उसे कहा जाता है एपिडेमिक बीमारी। एक फिक्स जगह पर, जैसे मान लीजिए किसी एक शहर में फैल गई, किसी एक कस्बे में फैल गई, तो वो होती है एपिडेमिक बीमारी। एक होती है पेंडेमिक बीमारी, एक होती है पेंडेमिक बीमारी। ये है बेटा पूरे संसार में फैलने वाली बीमारी, पूरे संसार में फैलने वाली बीमारी। एक होती है बेटा पूरे संसार में फैलने वाली बीमारी, वो होती है पेंडेमिक बीमारी। तो सबसे पहले ये दो चीजें कंफर्म हुई। एपिडेमिक बीमारी एक फिक्स जगह पर फैलने वाली बीमारी को कहा जाता है। पेंडेमिक बीमारी पूरे संसार में फैलने वाली बीमारी को कहा जाता है पेंडेमिक बीमारी। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है आपको। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार यानी कि फैलने का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी बड़ी आबादी में कुपोषण। अरे भैया, कुपोषण का शिकार कौन होता है? जिसको अच्छा आहार नहीं मिलता है वो। ऑप्शन नंबर सी बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधानी का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी है हैजा रोग के निदान और उसके लक्षणों का अध्ययन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। बड़ी आबादी में कोई रोग है, उसकी घटना है, उसके प्रसार यानी कि फैलने से संबंधित है बेटा, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। यही तो मैंने आपसे कहा है कि एपिडेमिक एक फिक्स जगह पर फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पर कोई बड़ी आबादी हो सकती है, कोई छोटी आबादी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा कस्बा, एक कस्बा हो सकता है, एक कोई बड़ा शहर हो सकता है। तो एक फिक्स जगह पर फैलने वाली जो बीमारी होती है इसे एपिडेमिक बीमारी कहलाता है, एपिडेमिक बीमारी कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन जो होता है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है RMAB। पहले मैं RMAB की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है बेटा? RMAB की फुल फॉर्म होती है रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज या फिर एंटीबॉडी भी लिख सकते हो आप। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम करती है? 2016 में पूछा गया था, मुझे कंफर्म पता नहीं है, शायद अब तक तो ये लॉन्च ही हो गई होगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया रोधी दवा है, ऑप्शन नंबर बी है रेबीज रोधी दवा है, ऑप्शन नंबर सी है डेंगू रोधी दवा है, ऑप्शन नंबर डी है मधुमेह रोधी दवा है।
अब मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, आगे रेबीज आ रहा है, इस वजह से आप इसका आंसर दे दोगे कि भैया रेबीज रोधी दवा है। ये बात तो सही है। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी कर लीजिए, ठीक है। अब रेबीज रोग क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा जल, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि इसमें जो रोगी होगा उसको जल से डर लगेगा। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि ये वायरस डिसीज है। इसका मतलब क्या है कि ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है, ऐसा रोग है बेटा जो वायरस के कारण फैलता है। किस वायरस के कारण फैलता है? तो रेबडा या फिर रेबडो वायरस के कारण फैलता है। रेबडो वायरस के कारण फैलता है। यह बीमारी आपको कुत्ते के काटने से होती है, चमगादड़ से भी हो सकती है, बिल्ली से भी हो सकती है, बंदर से भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? इस रोग में रोगी को जल से डर लगता है। एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है इसके लिए। एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है भैया इसके लिए। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी भैया लुईस पास्चर ने। इसे आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो बोलो, बात क्लियर हुई? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या रेबीज रोग के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हुई? और गाइज मैंने रेबीज रोग अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए कहता हूं कि मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे के सारे एक क्वेश्चन बेटा वहीं से ही आ रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि हीमोफीलिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें WBC कैंसर बन जाती है और RBC समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह एक ऐसा रोग है जो विटामिन के कारक के कारण होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB ग्रुप डी में 11/12/2018 को। एक तो मैं सबसे पहले आपके दिमाग में एक डाउट रहता है, डाउट नहीं, एक गलत फहमी रहती है कि ग्रुप डी की जो एग्जाम होती है ना वो बहुत आसान होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, जो RRB ग्रुप डी का जो पेपर आता है ना वो ऐसा आता है कि अच्छों का दिमाग किसका देता है। एक गलत फहमी में मत रहना। हाँ, हो सकता है आप मानते हो कि थोड़े नीचे लेवल की पोस्ट है, लेकिन भैया इसका जो पेपर आता है ना वो बहुत हाई लेवल का आता है। ये देख लो, लैंग्वेज से मारता है बेटा। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना वो माइंडेड बैठा हुआ रहता है। देखिए, हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं। गाइज, इस रोग को रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिसीज, अर्थात शाही रोग कहा जाता है इस रोग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी ना बेटा, उसके खानदान में सबसे पहले ये रोग देखा गया था, इसलिए इस रोग का नाम रख दिया रॉयल डिसीज, शाही रोग। क्योंकि वो शाही खानदान था, इस वजह से उसे शाही रोग या रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। अब ये कैसे आती है बेटा? तो मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे शरीर का निर्माण माँ के पेट में हो रहा होता है, जब हमारे शरीर का डेवलपमेंट माँ के पेट में हो रहा होता है, उस समय किसी कोशिका के जीन क्रोमोजोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये बीमारी हो सकती है। तो देखिए, हमारे ब्लड में 3 प्रकार की ब्लड सेल होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। एक होती है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे आप प्लेटलेट्स भी कहते हो। प्लेटलेट्स हिंदी में कहा जाता है रक्त बिंबाणु।
और इस रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ब्लड क्लोटिंग में सहायता करना। क्या? ब्लड क्लोटिंग में सहायता करना। रक्त का थक्का जमाने में ये सहयोग करती है। लेकिन होता क्या है, इसके एक्स क्रोमोसोम में यानी कि एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक 8 और बेटा कारक 9 नहीं बन पाते हैं। और जिससे क्या होता है, जब हमें कहीं चोट लगती है, मान लीजिए इस हिस्से में चोट लगी, मुझे इस हिस्से में चोट लगी, तो यहाँ से लगातार शरीर से ब्लड बहता रहता है। नॉर्मली केस में क्या होता है, अगर चोट लगी तो थोड़ी देर बाद में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद में बेटा वो ब्लड का बहना अपने आप रुक जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया है, जिसको रॉयल डिसीज है, जिसको शाही रोग है, ऐसे रोगी में बेटा ये ब्लड का बहना रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि भैया ब्लड प्लेटलेट्स के एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम है, जिसके कारण कारक 8 और कारक 9 ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं, ये बन नहीं पाते, और जिससे आपका शरीर से ब्लड लगातार शरीर से बाहर जाता रहता है। और अगर बेटा शरीर से लगातार ब्लड बाहर जाता रहेगा तो शरीर में ब्लड की कमी आ जाएगी। और आप सभी को पता है हमारे शरीर के लिए ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की मृत्यु हो जाएगी अगर शरीर में बेटा ब्लड की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है। मैं कह रहा हूं इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यह एक अनुवांशिक रोग है। तो इसका पहला अगर आप ऑप्शन पढ़ के देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले जो कारक है उनकी जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। मैंने कहा बेटा कि क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी पैदा होती है। ये रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है बेटा, कारक 8 और कारक 9, इनके लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उनकी अनुपस्थिति के कारण होता है बेटा आपको ये रोग। तो आशा करता हूं यहां तक की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। बस ये थे भैया आपके मानव रोग के 135%। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने टोटल शुरू से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन 135 तक देखे हैं, तो भैया किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाना, गारंटी आपके एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो। लेकिन उसके लिए शर्त मेरी ये भी है कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो भी आपका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। अगर आप शुरू से मेरी क्लास देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि मानव रोग से आपके रेलवे की एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे की में नहीं बेटा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या किसी और की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमारी गारंटी है। तो आज यहीं तक ही। कल हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं नए चैप्टर के साथ में। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।